हेलो, वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता से जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर, और जो वैदिक सभ्यता उनके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमने जो भी चैप्टर करा दिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल, हमने इनके बारे में हमने बता दिया है। और हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो हमने दिया था आपको पहली वीडियो में, फर्स्ट जो स्टार्ट की थी, आप उनको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा ओपन करके आप देख सकते हैं। जब आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्रम लिंक दी हुई होंगी, वहाँ से आप लिंक के ओपन करके इनके बारे में सभी को देख सकते हैं, यानी जो भी वीडियो बनी हुई उन सबको यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम जाने यहाँ पर वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, तो जैसे इसका कार्ड क्या था इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो जैसे आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो वैदिक लिखा हुआ है, वैदिक आप देख रहे हैं यहाँ पर वैदिक, तो यहाँ पे आपको ये छठा से दिख रहा है वैद, यानी यहाँ से क्या बन रहा है, वेद, यानी वेद बन रहा है। वेद जो आप जानते होंगे, वेद जैसे वैदिक है, वैदिक क्या है, यानी वेद से संबंधित है। तो वेद हमने बता दिया 4 होते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, जिसमें सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद और सामवेद, यानी नया जो चौथा वेद होता है। अब जैसे हम यहाँ में वेद जो है, वेद शब्द जो है, शब्द है जो कहाँ से है, वो है आपका संस्कृत से, भाषा से। और जहाँ पर जो वेद जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो जिसका जो वैदिक का आप ये भी कह सकते हैं, वेद जो है स्रोत है, क्या है, स्रोत है, क्या वेद है, वेद वैदिक सभ्यता का क्या है, स्रोत है। जैसे सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में फिर एक बार ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था, उस पतन के बाद क्या हुआ था, भारत में फिर एक बार ग्रामीण सभ्यता का पतन, ग्रामीण सभ्यता का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे, आर्य थे, जिसके संस्थापक कौन थे, आर्य। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में फिर एक बार ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे, आर्य थे। यानी इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्य सभ्यता। तो जैसे आप जान सकते हैं यहाँ पर वैदिक जो शब्द यानी स्रोत माना जाता है वेद, तो जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है, जिसका स्रोत माना जाता है वेद, यानी वेद जो है किससे लिया है, वैदिक सभ्यता से है वेद। अब जैसे इसमें पॉइंट अगला है, जो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में फिर एक बार ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ था, जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, आर्य माने जाते हैं, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं हम, आर्य सभ्यता। जहाँ पर आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ आर्य का कुलीन, स्वतंत्र, विशिष्ट, यानी जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का अर्थ क्या माना जाता है, कुलीन, स्वतंत्र व विशिष्ट। जो आर्य थे वो क्या थे, स्वतंत्र थे, कुलीन थे और विशिष्ट थे। तो इस प्रकार आर्य का ये अर्थ माना जाता है। अब जैसे प्रश्न में पूछ लिया जाए वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आर्य का मतलब जो क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कुलीन होता है, स्वतंत्र होता है, विशिष्ट होता है। तो जो आर्य थे, अब जैसे आर्य जो पूछा जाए, आर्य कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ बसे थे, तो आर्य आपके जो आर्य हैं कहाँ बसे थे, आपके पंजाब व अफगानिस्तान,
ज्वार कहाँ से थे? आपके पंजाब में व अफगानिस्तान में। अब जो मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर ने इनका स्थान माना था मध्य एशिया को, मध्य एशिया को माना था। मैक्स मूलर ने क्या माना था? आर्यों का मध्य स्थान मध्य एशिया को माना था। अब जैसे वेद है, वैदिक, जैसे हम कहें वैदिक युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैदिक युग जो है वो 2 भागों में बटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा है। वैदिक युग है वो कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। तो नंबर 1 जो युग माना जाता है तो आपका कौन सा है? ऋग्वैदिक युग। एक आपका ऋग्वैदिक युग होता है। नंबर 2 उत्तर वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, या ऐसे भी कह सकते हो ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं। जो वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। जो वेद है वैदिक है वो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब आपकी जो संधि हुई है, जैसे ऋग्वैदिक काल की जो सन है वो क्या है? तो ऋग्वैदिक काल की हम सन जैसे कह सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल की जो सन है वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब जैसे प्रश्न पूछा है ऋग्वैदिक काल जो रहा था वो कितने सन तक रहा था? तो वो रहा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब जो उत्तर वैदिक युग है या उत्तर वैदिक काल है वो कब तक रहा था? तो वो रहा था आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार ये आपका रहा था। ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल जो था आपका रहा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल था वो कितने के सन तक रहा था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा था। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं, जो हमने अभी बोला था, जैसे जुड़े इससे जो तथ्य हैं ऋग्वेद से जुड़े हैं वो हम उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जैसे हमने अभी काल बताया था ऋग्वेदिक का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक जो काल था उसका क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। अब यहाँ पर हम जो जुड़े ऋग्वेदिक काल से जो तथ्य उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेदिक का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और यहाँ पर आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की थी जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी जो आर्य जो थे, हमने जो बोला था अभी जो कहा था, आर्य जो थे वो क्या थे? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और आर्य कहाँ बसते थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। और जो मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर ने इनको कहाँ का माना था? मध्य एशिया का माना था। तो आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की जिसे मानव जाति का क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। यानी आर्य जो थे, आर्यों के मूल निवास, सभी विद्वानों के क्या है? अलग अलग मत है। तो मत का वो अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, कोई कहाँ के रहने वाले थे उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे जो अभी मैंने चर्चा की थी मैक्स मूलर ने क्या बताया था कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। और गार्डन चाइल्ड क्या कह रहे हैं? आर्य रहने वाले कहाँ के थे? दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे हैं? आर्य जो रहने वाले थे कहाँ के थे? उत्तरी ध्रुव के थे। और दयानंद सरस्वती जो क्या कह रहे हैं? आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत के। और जो प्रोपेंक है वो कह रहे हैं जर्मनी के मैदानी भाग के रहने वाले हैं। यानी जो विद्वान है इन्होंने कहा जो आर्य जो थे, जो आए थे भारत में, जे यानी अलग अलग स्थानों पर रहते थे। यानी सभी विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया। अब जैसे अगला जो पॉइंट है उसमें ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है, इसमें क्या मिलता है? नदियों का उल्लेख मिलता है। यानी इनमें नदियों का वर्णन किया गया है किसमें? ऋग्वेदिक काल में। जिसमें ऋग्वेदिक काल में एक सरस्वती नदी है, उसको बहुत पवित्र माना गया है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। जैसे प्रश्न अगर पूछा है ऋग्वेदिक काल में किस नदी को पवित्र माना गया है, तो आप कह सकते हैं सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। और जैसे अगर ये प्रश्न पूछा था भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आप कह सकते हैं गंगा। और ऐसे पूछे दक्षिण भारत की पवित्र नदी कौन सी है,
या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कह सकते हैं गोदावरी बड़ी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी को, गोदावरी को। तो ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है, जो मैंने अभी बताया था, ऋग्वेद में क्या मिलता है, नदियों का उल्लेख। अब जिसमें क्या गया, ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है। ऋग्वेदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है कि वो सिंधु नदी, जिसका वर्णन कई बार किया गया है। सिंधु नदी जैसे हमने अभी इससे पहले जानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता से जो जुड़ी है सिंधु नदी जुड़ी है। तो सिंधु नदी जो निकलती है, हमने ये भी बताया था सिंधु नदी कहाँ से निकली है, वो आपकी मानसरोवर झील से निकली है, यानी उत्तर पूर्व में जो पड़ती है आपकी सिंधु नदी, जो मानसरोवर झील से निकलती हुई क्या है, कहाँ जाती है, अरब सागर में गिरती है। भारत और पाकिस्तान होती हुई अरब सागर में गिरती है। और इससे संबंधित जैसे ऋग्वेद जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से जो हमने बताई थी सहायक नदियां इसकी हैं, जो 5 नदियां सहायक मानी जाती हैं, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी। तो इस प्रकार इनकी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब ऋग्वेद की पवित्र नदी सरस्वती है। अभी जो मैंने अभी की चर्चा की थी, ऋग्वेद की जो काल की सबसे पवित्र नदी है कौन सी है, सरस्वती है। तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर है। अब जो अगला पॉइंट है, सप्तसैन्यता प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, यानी संध्यप सप्तसैन्यता प्रदेश के जो बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों पर क्या कर लिया था, कब्जा। क्या कर लिया था, आर्यों ने कुरुक्षेत्र के जो निकट प्रदेश थे ना, उनको अपने अधीन कर लिया था। किसने किया था, तो आर्यों ने किया था। जो कहाँ के रहने वाले थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बसे थे। कौन, अफगानिस्तान और पंजाब में। अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे, कौन थे, आर्य थे। अब जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया, जिसे क्या कहा गया था, ब्रह्मवर्त। अब ब्रह्मवर्त जैसे पूछा जाए, ब्रह्मवर्त क्यों कहा गया, तो आप कह सकते हैं क्योंकि आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया गया था, अधीन कर लिया था, जिसके कारण से क्या कहा गया था, ब्रह्मवर्त। यह स्थान सरस्वती व दसवती नदियों के बीच पड़ता है। कौन सा, जो ब्रह्मवर्त कहा गया था वो स्थान जो है वो कहाँ पड़ता है, आपका सरस्वती व दसवती नदियों के बीच पड़ता है। अब जैसे हमने अभी चर्चा जो की थी, जैसे सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी इसका जो व्याख्यान है जैसे जुड़ा हुआ है, सरस्वती नदी जुड़ी हुई है, वो आपकी जैसे बोली जाती है इलाहाबाद जो प्रयागराज है, जिसका अभी जो नाम पड़ा है प्रयागराज, पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो जो प्रयागराज नाम है, जो ऐसे हम कहते हैं संगम है, जो सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। अब जैसे गंगा की सबसे पवित्र नदी, गंगा की सबसे बड़ी जो नदी सहायक मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो आप कह सकते हैं यमुना नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी मानी जाती है। तो अब इससे जुड़े आगे जो भी तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं, देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ऋग्वेद से संबंधित जो प्रश्न चल रहे हैं, ऋग्वेद से संबंधित जो तथ्य चल रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऐसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, परिवार। परिवार का मुखिया क्या कहलाता है, कुलपति कहलाता है। परिवार का मुखिया बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब उनको क्या कह सकते हैं, कुलपति कह सकते थे, यानी उनको कहा जाता था कुलपति। किस काल में कहा जाता था, तो आप कह सकते हैं वैदिक काल में जो परिवार के मुखिया को कहा जाता था वो कहा जाता था कुलपति। बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम बनता है। अब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो परिवार मिलने के बाद क्या होता है, ग्राम। ग्राम मतलब आप समझते होंगे गांव। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है। अब जो गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, ग्रामणी कहलाता है। अब जैसे अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में ग्रामणी शब्द का 30 बार उल्लेख किया है। ऋग्वेद जो है हमने जो जाना था, ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद है, इसमें ग्रामणी शब्द का प्रयोग जो हुआ है, प्रयोग कितने बार हुआ है, 30 बार। अब जैसे पूछे वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक है यानी ऋग्वेद है उसमें ग्रामणी शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया है, तो आप कह सकते हैं 30 बार। अब अगला पॉइंट है, ऐसे कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विष। ग्राम यानी गांव, क्या बनाते थे, विष बनाते थे, तथा विष का मुखिया विषपति कहलाता था। तो क्या कह रहा है, ग्राम मिलकर जो सब गांव मिलते हैं, जैसे प्रधान बनाते हैं, कई गांव मिल जाते हैं, मुखिया बनाते हैं, वो यहाँ पर यूज हो रहा है। तथा विष का मुखिया क्या कहलाता है, विषपति।
अब जैसे अगला पॉइंट है, विद में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। विद में स्त्री और पुरुष क्या होते थे, दोनों सम्मिलित, यानी दोनों जुड़े होते थे। नववधुओं का स्वागत धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य विद में होते थे। नववधुओं का स्वागत जो होता था वो धार्मिक के अनुसार अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्यों में विद होते थे। अब जैसा अगला पॉइंट, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज जो विद है, दशराज युद्ध है जो हम क्या युद्ध, दशराज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है, 7वें मंडल में। और किस सभ्यता में, वैदिक काल सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में 7वें मंडल में। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास जीते थे। यानी यह युद्ध जो था वो कहाँ लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर। रावी नदी किसकी सहायक नदी है, जैसा भी मैंने बताया थी, सिंधु की सहायक नदी है रावी। जो सुदास और 10 जनों के बीच क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था, तो जिसमें कौन जीते थे, सुदास। और किस नदी के तट पर लड़ा था, जैसे प्रश्न में पूछा जाए, सुदास और 10 जनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी के तट पर हुआ था, तो आप कह सकते हैं रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला पॉइंट है, जैसे एक और वर्ग पड़ियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। एक और जो वर्ग था पड़ियों का था जो क्या थे, धनी, यानी बहुत सारे पैसे वाले थे और क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। आर्यों का जो मुख्य पेय था, पेय आप समझते होंगे जैसे पीने वाले पदार्थ होते हैं, तो जो पेय था वो क्या था, सोमरस, जो वनस्पति से बनाया जाता है। सोमरस जो है वो किससे बनाया जाता है, वनस्पति से। अब जैसे आपने एक सुना भी होगा सोमरस नाम, तो अब प्रश्न में पूछा जाए आपसे जैसे सोमरस का निर्माण कैसे होता है, तो आप कह सकते हैं वनस्पतियों द्वारा सोमरस का निर्माण होता है। और यह सोमरस की चर्चा किस में की गई है, कौन से वेद में, यानी तो आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में की गई है। किसकी, सोमरस की। आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन और खेती। आर्य जो लोग थे क्या करते थे, खेती करते थे और ये पशुपालन करते थे। और आर्य की जो भाषा थी, संस्कृति थी, मैंने पहले आपको बताया इससे पहले। और आर्य जो बसे थे वो कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। तो इस प्रकार आपके टॉपिक यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इससे संबंधित और भी जो टॉपिक हैं, जैसे उत्तर वैदिक काल से टॉपिक हैं और इससे और भी जो टॉपिक हैं हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब इससे संबंधित जो भी टॉपिक हैं हम अगली वीडियो में उनको जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।